So, dear students, I hope you all are well. So, good evening to one and all. Today we are going to cover second aspects of this chapter with which we are dealing with, enhancement of food production. In last lecture we have covered plant breeding and hybridization technique. In today's lecture we are going to cover some important topics from animal breeding and related techniques. Our today's lecture consists of these topics: animal husbandry. In animal husbandry, we have management of farm and farm animals. Second, we have animal breeding, very important topic. Next, we have dairy and farm management. After that, we have to study about poultry, apiculture, pisciculture, sericulture and lag culture. And finally, in this chapter, we have to study about role of microorganisms, and with the help of microorganisms, the secondary metabolites that we have produced, and there are many applications of microorganisms. And finally, we have to study microorganisms का जो यूज है वो एग्रीकल्चर में कहाँ कितना ज्यादा है. And finally, the conclusion of this chapter. So let's start with animal husbandry. Animal husbandry एक आर्ट है, एक साइंस है, जहां पे हम एनिमल्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन करते हैं. उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है. एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली डील्स विद रियरिंग ऑफ एनिमल्स, एंड देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स. It includes aquatic animals also. It includes terrestrial animals also. In this chapter, we have to study about some domestic animals. उन एनिमल्स के बारे में स्टडी करना है जिसका यूज हम लोग एज अ फीड करेंगे, और हम कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके जरिए से हम लोग ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एनिमल्स का ब्रीड बनाने के काबिल हुआ है. मैं आप लोगों के सामने इससे पहले कि कुछ टॉपिक स्टार्ट करूं, एनिमल हस्बेंड्री में एक और चीज आपको पता होना चाहिए. वी नो दैट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी. ये सब जितने भी टॉपिक्स मैंने यहां लिखा है ये अप्लाइड जूलॉजी के टॉपिक्स हैं. जिस तरह से इंसानों का इलाज करने के लिए डॉक्टर होता है उसे हम फिजिशियन या नॉर्मल सर्जन, नॉर्मल फिजिशियन कहते हैं, सेम वे एनिमल्स के भी डॉक्टर्स होते हैं जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, उसे हम वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं. कौन सा डॉक्टर कहते हैं? वेटरनरी डॉक्टर. और वो पूरा जो एनिमल्स की साइंस स्टडी है उसे हम वेटरनरी साइंस कहते हैं. तो एक बहुत बड़ी फील्ड है ये. हम इस चैप्टर में कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से दुनिया की जो आबादी है, जो मोर देन 70% जो आबादी है, जो नॉन वेजिटेबल फूड्स पर निर्भर है, और हम लोगों ने किस तरह से विद द हेल्प ऑफ साइंस, विद द हेल्प ऑफ एनिमल ब्रीडिंग टेक्निक, वी आर एबल टू प्रोड्यूस various kinds of food and food related products that we directly or indirectly get from animals or we derive from animals. So the first topic includes management of farm and farm animals. Now farm animals में हमारे पास बहुत सारे animals हैं. Basically it includes buffaloes and cows. Buffaloes और cows जब आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि हमारे पास कौन से इंडियन ब्रीड ऑफ काउ है और कौन से एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काउ है. एक्सोटिक मतलब वो ब्रीड जिसका ओरिजिन इंडियन नहीं है, और कौन से इंडियन ब्रीड ऑफ बफेलो है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, गिर. गिर जो है वो इंडियन ब्रीड ऑफ काउ है. या मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ब्राउन स्विस. ब्राउन स्विस जो है वो एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काउ है. तो आपको नेम से समझ में आता है. व्हेन वी टॉक अबाउट बफेलो, तो हमारे मुल्क भारत में there are around 6 breed of buffaloes, जिसमें से कुछ कॉमन नेम्स है जाफराबादी, महसाना, मुर्रा, नीली, सूरती, नागपुरी. ये जो 6 नेम्स, ये जो 6 नेम्स मैंने आपको बताया, ये 6 जो काउ के, ये जो 6 बफेलो के ब्रीड है, ये हमको हमारे मुल्क भारत में मिलते हैं. और ये एनिमल्स बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा इनका पॉपुलेशन हमारे मुल्क के अंदर है. एक एडिशनल चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, विच इज इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक, वो ये है कि इंडिया और चाइना दोनों के पास मोर देन 70% लाइफ स्टॉक है एनिमल्स का.
लाइफ स्टॉक, जो पालतू जानवर है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है। लेकिन हमारे पास आज से कुछ साल पहले तक कोई ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसका यूज करके हम ब्रीडिंग कर सके, या ज्यादा से ज्यादा हमारे पास मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, या हमको ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जो फार्म और फार्म मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या हमको ऐसे प्रोडक्ट मिले जो एनिमल या एनिमल से डिराइव होते हैं। तो हमने आज से कुछ साल पहले ब्रीडिंग टेक्निक पर बहुत ज्यादा स्टडी किया, और ब्रीडिंग टेक्निक की वजह से वी आर एबल टू प्रोड्यूस multiple number of animals. We are able to produce thousands of lakhs of crores of animals, and these animals are fulfilling the basic needs of food, the basic needs of basically protein. ये आपको याद रखना है। हम लोग जब एनिमल ब्रीडिंग की बात करते हैं, ब्रीड होता क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल which have common ancestor for 4 to 6 generation. Breed are nothing but the group of animals, जो एनिमल का ग्रुप होता है, having common ancestor. This word is very important. फिर हम जब उस पर टाइप पढ़ेंगे तो उस पर कुछ चीजें स्लाइटली डिफर होगी। कितने जनरेशन तक? 4 to 6 जनरेशन तक। आप एनिमल हस्बेंड्री में जब ये टॉपिक पढ़ते हैं एनिमल ब्रीडिंग का, तो एनिमल ब्रीडिंग से पहले आपके पास फार्म मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें भी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप एनिमल ब्रीडिंग अच्छे से कर सकेंगे। जिस तरह से इंसानों को रहने के लिए अच्छी आबादी, अच्छी सोसाइटी, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, लाइटिंग, प्रॉपर एनवायरनमेंट, क्लीनलीनेस, बीमार पड़े तो डॉक्टर, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट जिस तरह से इंसानों को है, उसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि आपका फार्म मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो और फार्म से रिलेटेड जो आपको प्रोडक्शंस मिले वो बहुत अच्छा मिले, तो आपको फार्म मैनेजमेंट के अंदर भी इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एनिमल्स को प्रॉपर सप्लीमेंटेड फूड दे पा रहे हैं या नहीं, उनको प्रॉपर वाटर मिल रहा है कि नहीं, क्लीन वाटर, उनको ऐसा खाना मिल रहा है कि नहीं जिसमें उनको प्रोटीन मिल रहा है और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लैश मीट या मिल्क प्रोड्यूस कर पाए। अगर बीमार पड़ जाए डॉक्टर तो उनके पास वेटरनरी डॉक्टर है या नहीं, हमारे फार्म मैनेजमेंट में ये सारी चीजें हैं या नहीं, क्लीनलीनेस होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको फार्म मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाई जाती है, और ये सारी चीजें आपको पढ़ना है कि फार्म मैनेजमेंट को अगर आपको अच्छे से मेंटेन करना है, अच्छे से मैनेज करना है, तो वो कौन कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको यूज करना होगा। फार्म मैनेजमेंट के बाद हम लोग आते हैं एनिमल ब्रीडिंग पे। मैंने आपको बताया कि ब्रीड इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ एनिमल having common ancestor for 4 to 6 generation. Breed is nothing but what? Group of animals having common ancestor for 4 to 6 generation. Now हम ब्रीडिंग करते क्यों है और ब्रीडिंग की जरूरत क्या है और क्यों डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रीड को आपस में मिला है? तो मैंने आपको बताया कि भाई दुनिया की बहुत बड़ी आबादी जो है उनकी फूड सप्लीमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है, मैंने जब आपको इससे पहले इस चैप्टर में प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि हमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, जो बेसिक हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे खाने का, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी गेट एनर्जी। तो एनिमल ब्रीडिंग में भी आपको ये पढ़ना है कि दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक रेशियो में आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके हम दुनिया की उस आबादी को, दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, जो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेबल्स पे डिपेंड है, तो उनका फूड रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसका नाम है एनिमल ब्रीडिंग। हमारे मुल्क भारत में एनिमल ब्रीडिंग की प्रैक्टिस पिछले 2 दहाइयों से, यानी कि पिछले 20 से 25 सालों से हो रही है, और इस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा लाइफ स्टॉक का जो पॉपुलेशन है वो हमारे मुल्क भारत में है। ब्रीडिंग के कुछ बेसिक टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला है इन ब्रीडिंग, दूसरा है आउट ब्रीडिंग, तीसरा है क्रॉस ब्रीडिंग, फोर्थ वन इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, फिफ्थ वन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर,
multiple ovulation embryo transfer. The first type was inbreeding. Inbreeding में क्या होता है, जो closely related animals है, closely related animals from the same species, उनको आपस में मिलाया जाता है, उनको आपस में मेटिंग होता है, इस ब्रीडिंग को हम कहते हैं इनब्रीडिंग विद इन द स्पीशीज। और उसका जो हमारे पास ऑपोजिट है वो है आउटब्रीडिंग, जहां पर हमारे पास अनरिलेटेड एनिमल होते हैं। आप जितने भी ये वर्ड्स पढ़ेंगे, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसमें कुछ ना कुछ आपको स्लाइट डिफरेंसेस आपको याद रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल देखिए क्रॉस ब्रीडिंग का। क्रॉस ब्रीडिंग में हम ये देखते हैं कि एक साइड से सुपीरियर क्वालिटी का मेल और एक साइड से सुपीरियर क्वालिटी का फीमेल फ्रॉम एनिमल्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। इंसानों में भी होता है, जाहिर सी बात है कि भाई शादी करने से पहले देखते हैं कि भाई लड़का सेहतमंद है तो लड़की भी सेहतमंद ही ढूंढते हैं, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो बहुत अच्छी होगी। दिस इज अ कॉमन सेंस। सो जोक्स अपार्ट, आई वाज टॉकिंग अबाउट क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या देखते हैं कि सुपीरियर क्वालिटी का एक हमने मेल साइड से लिया और सुपीरियर क्वालिटी का एक हमने फीमेल साइड से लिया और दोनों को हमने मेटिंग कराया, तो उससे जो हमको जनरेशन मिलेगा, उससे जो हमको एनिमल्स मिलेगा वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का होगा और उसकी बॉडी से हमें मैक्सिमम अमाउंट में एक तो मीट मिलेगा और सेकंड हमको पता है कि मिल्क जो है वो एक न्यूट्रिशियस फूड है और बेसिक फूड में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली चीज है लिक्विड, वो हमको पता है मिल्क है। तो मिल्क का प्रोडक्शन भी हमें बहुत ज्यादा चाहिए, तो अगर सुपीरियर क्वालिटी के एनिमल्स का मेटिंग होगा तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मीट भी मिलेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में हमको मिल्क भी मिलेगा। उसके बाद हमारे पास एक दो टेक्निक और है जिसमें मैंने आपको बताया इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में दो डिफरेंट ग्रुप के एनिमल्स होते हैं और उनका आपस में मीटिंग होता है, वो मैं आपको चार्ट के जरिए से समझाऊंगा। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल मैन मेड प्रोसेस होगा। इंसेमिनेशन, सीमेन क्या है, सीमेन जो है वो लिक्विड है जिसके अंदर गैमीट होता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से जो एम्ब्रियो होता है या जो गैमीट्स होता है उसे हम फीमेल बॉडी में इंसर्ट करते हैं और उसके जरिए से फिर हम लोग ब्रीड बनाने की कोशिश करते हैं। इस मेथड को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। ब्रीडिंग में लास्ट टॉपिक हमारे पास वो है MOAT, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। यहां पर मल्टीपल कॉमन वर्ड है। ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है हमारे पास जो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है। एम्ब्रियो इज अ फ्लैश लाइक स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर। इस प्रोसेस में होता क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर जो टेक्निक है इसका बेसिक पर्पस ये है कि वन साइड ऑफ एनिमल्स का जो बॉडी है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की बॉडी में एम्ब्रियो बनने तक का जो प्रोसेस है वहां तक हम वेट करते हैं। यानी कि एक जो एनिमल होता है उसकी बॉडी में हम विद द हेल्प ऑफ ओव्यूलेशन टेक्निक, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक जिसका पूरा नाम मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर है, विच इज इंक्लूडेड इन एनिमल ब्रीडिंग, एक एनिमल की बॉडी में हम उस वक्त तक का वेट करते हैं जब तक उसकी बॉडी में क्या नहीं बन जाता है, एम्ब्रियो। एक एनिमल का काम है एम्ब्रियो का प्रोडक्शन और सेकंड जो एनिमल होगा उसकी बॉडी में हम उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देंगे और फिर उससे जो पूरा प्रोसेस है फॉर्मेशन का वो पूरा कंप्लीट होगा। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी का भी सेविंग होगा और दो जो डिफरेंट एनिमल है उनमें वर्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक एनिमल का काम सिर्फ एम्ब्रियो प्रोड्यूस करना होगा। हमने एम्ब्रियो लिया, हमको पता है कि भाई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जब होता है मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट के बाद हमको पता है कि पूरा जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है एनिमल के फॉर्मेशन का, तो उसमें सबसे पहली जो चीज हमारे पास बनती है वो एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो के बाद ही फिर पूरा प्रोसेस होता है फिटस के डेवलपमेंट का।
तो यहां पर हम दो डिफरेंट एनिमल्स को लेते हैं और एक एनिमल का काम है एम्ब्रियो बनाने का, और एम्ब्रियो बनने के बाद जो सेकेंड एनिमल होता है हम उसकी बॉडी में उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं और उसका काम है प्रोडक्शन का। तो ये जो टेक्निक है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ब्लास्टोसिस्ट, 8 सेल स्टेज, आपको याद रखना है। रिप्रोडक्शन चैप्टर में अगर आप ओव्यूलेशन रिफर करेंगे देन यू कैन वेरी सिंपली अंडरस्टैंड मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। एनिमल ब्रीडिंग ये जो टेक्निक है, इसमें एक चीज आपको और याद रखना है, वो ये है कि ब्रीड करते टाइम, एनिमल की ब्रीडिंग के टाइम पर वो सारे फार्म मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। यानी कि सिलेक्शन ऑफ ब्रीड हो गया, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो गया, सुपीरियर क्वालिटी का हम एनिमल्स लेंगे ताकि जो जनरेशन हमको मिलेगा, जो प्रोजेनी हमको मिलेगा वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का होगा। और एनिमल ब्रीडिंग टेक्निक की वजह से वी आर एबल टू प्रोड्यूस एनिमल्स इन मल्टीपल नंबर्स and we are able to produce animal related things. I mean to say that कि we are getting, हमें बहुत ज्यादा मात्रा में, हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मीट मिलता है, हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल्क मिलता है, और इसकी वजह से दुनिया की जो मेजॉरिटी है वो जो है डिपेंडेंट अब नहीं रही, क्योंकि एनिमल ब्रीडिंग की टेक्निक की वजह से हमें साल भर बहुत सारी चीजें इजीली मिल जाती है। तो ये जो टॉपिक आपके चैप्टर में रखा गया है एनिमल ब्रीडिंग, इसमें आपको ब्रीड का डेफिनेशन याद रखना है, और जो 5-6 डिफरेंट टाइप की जो ब्रीडिंग्स बताए गए इस चैप्टर में, जिसमें मैंने आपको बताया इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, और हर एक में आप एक एग्जांपल दीजिए, एंड फाइनली आपको मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में पढ़ना है। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड मार्क्स। रीडिंग टेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी में मार्क्स स्कोर करने का एक इंपॉर्टेंट फंडा ये है कि आपको बार बार टेक्स्ट बुक पढ़ना है, और हर आंसर का कुछ कीवर्ड्स रहता है, वो कीवर्ड्स अगर आपको बाय हार्ट है तो आप इजीली वो आंसर्स को याद रख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनिमल ब्रीडिंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें मैंने आपको ऊपर भी समझाया है। अब इस चैप्टर में ये जो डेयरी है तो आपको समझ में आना चाहिए कि डेयरी मींस डेयरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, इसमें मिल्क है, कर्ड है, चीज है, योगर्ट है। तो मिल्क से जो है वो हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो मिल्क से हमको मिलती है डायरेक्टली, या हम मिल्क से इसको डिराइव करते हैं। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आपको यही पढ़ना है कि हम लोग किस तरह से मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें इसीलिए की जा रही है कि हमें तो उसका कमर्शियलाइजेशन करना है, और कमर्शियलाइजेशन होगा तो उससे हमारे देश की जो जीडीपी, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो बढ़ेगा, और उससे हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको कुछ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे कल्चर मीन्स प्रोडक्शन, उसमें नेक्स्ट वी हैव पोल्ट्री, देन वी हैव एपीकल्चर, देन वी हैव pisciculture, then we have sericulture, and finally we have lag culture. So first हम लोग पढ़ लेते हैं पोल्ट्री। आपको पता होगा बहुत सारी चीजें पोल्ट्री के बारे में। हम लोग इसको हिंदी में आम भाषा में बोलते हैं मुर्गी पालन। मुर्गी पालन का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं पोल्ट्री। हमारे पास देसी मुर्गी भी है, और हमारे पास अंग्रेजी मुर्गी भी है, हमारे पास इंडियन ब्रीड भी है, और हमारे पास एक्सोटिक ब्रीड भी है। तो पोल्ट्री में बेसिकली जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मॉल बर्ड्स, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन बर्ड्स, जिसमें हमारे पास ब्रॉयलर्स है, उसके बाद हमारे पास कुछ इंडियन ब्रीड्स है, उसके बाद हमारे पास डक्स है, उसके बाद हमारे पास टर्कीज है। तो ये जो बेसिक जो हमारे पास पोल्ट्री के अंदर ये बेसिक जो प्रोडक्शंस है उसके बारे में हमको पढ़ना है कि पोल्ट्री का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हम किस तरह से कर सकते हैं। ये जो टॉपिक आपके चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, पोल्ट्री, एपीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, लैग कल्चर, ये सबके सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर इसे इंक्लूड किया जाता है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत कम टाइम में, बहुत कम कैपिटल में आप बहुत बड़ा जो
यू कैन से बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो आप जनरेट कर सकते हैं। पोल्ट्री के अंदर आपको याद रखना है कि इंडियन ब्रीड ऑफ पोल्ट्री कौन सा है, एक्सोटिक कौन सा है, अमेरिकन कौन सा है, मेडिटेरेनियन कौन सा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पोल्ट्री का एग्जांपल है वो लेगॉन का है, जो बेस्ट लेयर्स है, बहुत ज्यादा वो अंडे देती है। तो ये बेसिकली देसी टाइप है, इंडियन ब्रीड है। तो लेगॉन के बारे में आप याद रखेंगे। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमको पोल्ट्री से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जो फूड प्रोडक्ट मिलता है वो है एग। वो क्या है? अंडा। तो आपको पता होगा कि दुनिया की मोर देन 85% जो आबादी है वो चिकन खाती है, चिकन को पसंद करती है। और हमको ये पता है कि फ्रॉम हैन वी गॉट व्हाट? एग्स, जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड है, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? प्रोटीन होता है। बहुत सिंपल टॉपिक्स है, इसलिए मैं बहुत इजी वे में पढ़ा के थोड़ा आगे बढ़ूंगा। पोल्ट्री में आपको एक और चीज याद रखना है कि पोल्ट्री से डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस भी होते हैं। वो लोग जो इस फील्ड से जुड़े हुए, जो इस फील्ड में काम करते हैं, जैसे आपको याद रखना है कि फंगल डिजीज ऑफ पोल्ट्री कौन सा है, बैक्टीरियल डिजीज ऑफ पोल्ट्री कौन सा है, वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री कौन सा है, प्रोटोजोअल डिजीज ऑफ पोल्ट्री कौन सा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे टीबी जो है, तो टीबी इज अ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ पोल्ट्री। जो फार्म मैनेजमेंट में काम करता है तो उसको इस बात के चांसेस है कि अगर उसने प्रॉपर जो इक्विपमेंट है उसका अगर उसने यूज नहीं किया, या वो हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा है, या प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रहा है, क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रख रहा है, तो इस बात के चांसेस है कि उसको टीबी हो सकता है, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। पोल्ट्री के अंदर हमने कॉमन बर्ड फ्लू का भी एग्जांपल देखा है। आपको पता होगा कि आज से कुछ साल पहले बहुत बड़े लेवल पर ये बीमारी हुई थी और लोगों ने जो वो चिकन खाना छोड़ दिया था, फिर बाद में उस पर कंट्रोल किया गया। एक इंपॉर्टेंट जो हमारे पास प्रोटोजोअल डिजीज है पोल्ट्री का, जिसे हम कॉक्साइडियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉक्साइडियोसिस। तो पोल्ट्री के अंदर लास्ट पैराग्राफ में आपको ये चीज पढ़ना है कि पोल्ट्री का बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, पोल्ट्री का वायरल डिजीज कौन सा है, पोल्ट्री का फंगल डिजीज कौन सा है, पोल्ट्री का जो प्रोटोजोअल डिजीज है वो कौन सा है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें स्टडी करना है। अब हमारे पास पोल्ट्री के बाद वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? एपीकल्चर। एपीकल्चर जो टॉपिक है इसे हम आम जुबान में कहते हैं बी कीपिंग। बी कीपिंग में यहां पर बी का मतलब हुआ हनी। तो एपीकल्चर में हमें पढ़ना यह है कि वो कौन से मेथड्स है जिसका यूज करके हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हनी मिल सकता है। उससे पहले आपको जो चीज याद रखना है वो ये है कि हनी बी के डिफरेंट जो स्पीशीज है वो कौन से हैं, और कौन से जो स्पीशीज है उनकी प्रैक्टिसेस की जाती है जिसकी वजह से हमको इजीली हनी मिल सकता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में वापिस आऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट के ब्रेक के बाद मैं प्रोफेसर आकिब शेख एक बार फिर आपके सामने। आई वॉज टॉकिंग अबाउट एपीकल्चर। एपी जो स्पीशीज है हनी बी का, हमारे पास 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज है। एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका। ये चारों स्पीशीज के आपको नेम्स याद रखना है, कौन सी स्पीशीज को क्या कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, एपिस इंडिका जो वो इंडियन भी है, नेम से आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा स्पीशीज का कॉमन नेम क्या है। हनी इज अ न्यूट्रिशियस फूड। हमारे मुल्क भारत के अंदर एक पैथी है जो एमबीबीएस बीडीएस के पास सबसे ज्यादा फॉलो की जाती है, वो है BAMS, बैचलर इन आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो आयुर्वेदिक जो चीजें हैं या आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उसका वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट जो है वो क्या है? हनी है। हनी के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कुछ बेसिक चीजों का होना जरूरी है। वी नो दैट कि हनी बी जो है वो फ्लावर से क्या सक करती है? नेक्टार। NECTAR, नेक्टार। वी आर डीलिंग विद एपीकल्चर which is also known as कौन सा कीपिंग? बी कीपिंग। ये आपको याद रखना है। सो आई वाज टेलिंग यू कि हनी जब फ्लावर से क्या सक करती है? नेक्टार। तो हम क्या करेंगे? हम अपने आसपास में, आसपास का मतलब जहां पे हमारे पास हनी बी का प्रोडक्शन हमें जिस एरिया में करना है, तो वहां पर हमको ऐसे प्लांट्स लगाना पड़ेगा
या ऐसे हमारे पास फ्रूट के प्लांट्स होना चाहिए। कॉमन हम ऐसे प्लांट्स लगाए जहां पे हमको ज्यादा से ज्यादा फ्लावर मिले, और जितने ज्यादा फ्लावर होंगे उतने ज्यादा हमको नेक्टार मिलेगा, और जितना ज्यादा नेक्टार हनी बी सर्व करेगी तो उतना ज्यादा वो हनी कॉम के अंदर आके उसको डिपॉजिट करेगी। हनी कॉम में जब हनी बन जाता है तो उसको निकालने का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि छत्ते में मक्खियां बैठी हुई है और आप जाएंगे हीरो बनेंगे और आप निकालेंगे इसको, ऐसा नहीं है। तो फिर हनी भी आपको वो उसका जो डंक होता है वो काफी डेंजरस है, तो उसको निकालने का प्रोसेस है। आप जो है वो काफी बड़ा जो शूज है जो वो घर बनाते टाइम जो वर्कर लोग पहनते हैं, बड़े लेवल का आपने देखा रहेगा शूज पहनते हैं वो, और फिर आपके पास जो है वो एक्सक्लूडर होना चाहिए लास्ट में क्वीन को निकालने के लिए। आप ग्लव्स पहन के जाएंगे, और जब आप हनी कॉम के पास जाएंगे तो आपको सबसे पहले स्मोकिंग करना होगा, धुआं देना होता है, जिसकी वजह से हनी बी जो वहां से पूरा वो डिस्पर्स हो जाता है, और उसके बाद साइंटिफिक मेथड से उसको रियरिंग करके साइंटिफिकली हम लोग जो हनी का कलेक्शन है उसको निकालते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एपीकल्चर। बहुत सिंपल चैप्टर है ये। हम लोग एपीकल्चर के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे पीसी कल्चर। पीसी जो वर्ड आया वो पाइसेस से आया, और आपको पता होगा कि पाइसेस के अंदर एनिमल्स के जो क्लास है उसमें पाइसेस के अंदर जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है, पर्टिकुलरली फिशेस, PISCI, पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर में हम लोग फिशरीज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? फिशरीज के बारे में। या जितने भी कल्चर में आपको पढ़ा ना, हर एक कल्चर का हमारे पास चार्ट होगा, और हम उस चार्ट के जरिए से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल गेट इजीली वेरी important things which is you have to write during exams. PC culture, we know that there are two types of fishes. First one is marine water fishes and second one is fresh water fishes. एक मीठे पानी की मछली है और एक खारे पानी की मछली है। I want to give you one example. रोहू, लैबियोरोहिटा उसका साइंटिफिक नेम है, फ्रेश वाटर फिश है। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है बॉम्बे डक, जिसे हम बोमिल कहते हैं, साइंटिफिक नेम उसका हर्पेडॉन है। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे मुल्क भारत के अंदर जहाँ एक बहुत बड़ा जो एरिया है, जो एक्वाटिक लैंड का 40 to 50 लाख जो एकर्स ऑफ एरिया है हमारे मुल्क भारत के अंदर, जो पूरा एक्वाटिक एरिया को कवर करता है, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशरीज होती है। तो वो सारी चीजें के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। मैंने आपको दो एग्जांपल दिया, मरीन वाटर फिशेस का और फ्रेश वाटर फिशेस का, और भी 2-3 एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। पिसिकल्चर आपको पता होगा कि फिश जो है न्यूट्रिशियस फूड है। नॉन वेजिटेबल्स के अंदर फिशेस का बहुत डिमांड है। पूरी दुनिया में 2 इंपॉर्टेंट फिशेस है जिनका बहुत ज्यादा डिमांड है। दीज आर एडिबल फूड्स। 2 फिशेस, इसमें एक हमारे पास प्रॉन है जिसे हम आम जुबान में झींगा कहते हैं, झींगा मछली, एंड सेकेंड वन इज लॉबस्टर। ये 2 जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा डिमांडेबल फिश है। आपने पॉम्फ्रेट के बारे में भी सुना होगा, पॉम्फ्रेट मच्छी हम जिसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा डिमांडेबल फिशेस हैं। तो पिसिकल्चर में फिशेस के साथ साथ आपको कुछ फिश के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो फिश से मिलने वाले बाय प्रोडक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, फिश गुआनो है, फिर आइसिंग ग्लास वगैरह है। फिर हमको पता है कि फिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमको चीज मिलती है फिश से, वो विटामिन डी है, जो कॉड लिवर ऑयल, जो हमारे पास कॉड लिवर जो ऑयल होता है उसके अंदर विटामिन डी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें हमको फिशेस से मिलती है। यही सारी चीजों की स्टडी आपको जो है वो इसी कल्चर में करना है। नेक्स्ट वी हैव सेरिकल्चर एंड वी हैव लैब कल्चर। सेरिकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, रियरिंग ऑफ सिल्क, रेशम, उसको हम हिंदी भाषा में रेशम कहते हैं। जो मालबेरी का प्लांट होता है जिसे आप शहतूत बोलते हैं, तो मालबेरी के प्लांट के ऊपर जो सिल्क वर्म है वो अपना रॉ जो यू कैन से जो रेजिन लाइक सब्सटेंस उसको वो डिपॉजिट करती है, और उसको कलेक्ट करने का एक पूरा प्रोसेस होता है, और उसके बाद उसका पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता है। बॉम्बेक्स मोरी नाम का जो वर्म है वो एक पेक्यूलर, यू कैन से पेक्यूलर काइंड ऑफ जो सिल्क का प्रोडक्शन है वो हमको बॉम्बेक्स मोरी नाम के वर्म से मिलता है। हमारे पास कुछ सुपीरियर क्वालिटी के सिल्क है जिसमें हमारे पास नाम है टस्सार सिल्क का,
और उसके बाद कुछ इंफीरियर क्वालिटी के सिल्क है जिसमें हमारे पास एराई सिल्क है, मालबेरी सिल्क है। ये आपको सेरीकल्चर के अंदर याद रखना है। बहुत ओल्ड बिजनेस है और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में सिल्क का प्रोडक्शन होता है। इसका एक लाइफ साइकिल भी है जो मैं आपको चार्ट के जरिए से समझाऊंगा। और एक बहुत बड़े लेवल पर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस है सेरीकल्चर का और लैग कल्चर का, ये हमारे मुल्क भारत में प्रैक्टिस किया जाता है। और बहुत सारे लोग पर्टिकुलरली जो विलेजेस में रहने वाले लोग हैं वो इस बिजनेस से एसोसिएटेड है, इस बिजनेस से जुड़े हैं। फाइनली हमको पढ़ना है लैग कल्चर के बारे में। लैग जो है वो हमको एक वर्म से मिलता है, उस वर्म का नाम है टक्कारडिया लक्खा। इस चैप्टर में आपको जितने भी कल्चर है उस कल्चर में आपको कुछ कॉमन स्पीशीज के नेम्स विद देयर साइंटिफिक नेम्स आपको याद रखना है। तो आप जब लैग पढ़ेंगे तो लैग एक चिपचिपा गम लाइक रेजिन लाइक सब्सटेंस होता है जिसका यूज हम खिलौने बनाने में और वुडन काइंड ऑफ वर्क्स में या टॉयज वगैरह में या बैंगल्स वगैरह में हम इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं। लैग कल्चर की सबसे अच्छी चीज ये है कि जो डिसेबल पर्सन है या जो हैंडीकैप काइंड ऑफ जो पर्संस हैं वो लोग भी इस काम को बहुत इजीली कर सकते हैं। बस आपको प्रॉपर वॉचिंग करना है, खास ध्यान देना है। जो भी रेजिन लाइक सब्सटेंस जिसको हम लैग कहते हैं उसका हमें प्रोडक्शन करना है, उसको हमें प्रिजर्व करना है। और एक बहुत बड़ा अमाउंट में जब हमारे पास लैग आ जाएगा तो फिर उसका एक इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा प्रोसेस होता है। जो नेचुरल लैग हमको मिलता है वो कंटामिनेटेड होता है, उसे हम शेलाब कहते हैं। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जरिए से हम उसको प्यूरिफाई करते हैं। मोर देन 85% जो लैग का प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में, मोर देन 85% हमारे मुल्क भारत में होता है। तो इंडिया इज द मास्टर एज फार एज लैग कल्चर का प्रोडक्शन और लैग प्रोडक्शन इज कंसर्न। तो ये कुछ बेसिक जो कल्चर्स है, एपीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरीकल्चर, लैग कल्चर, इसमें आपको 2-3 इंपॉर्टेंट हेड्स याद रखना है। एक तो ये है कि स्पीशीज, एनिमल की जो स्पीशीज है वो उनसे कौन सी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है वो कुछ साइंटिफिक नेम्स, और अगर उस पर्टिकुलर कल्चर से जो भी हमको उसका जो बाय प्रोडक्ट है या उसके एप्लीकेशंस क्या है वो आपको याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें फाइनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। यूज ऑफ माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर या यूज ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोब्स का जो यूज है वो हम एनर्जी प्रोडक्शन में कैसे करते हैं, या माइक्रोब्स का जो यूज है वो डेली फूड प्रोडक्ट्स में। आपने वर्ड सुना रहेगा ढोकला, फिर आपने वर्ड सुना रहेगा जलेबी, आपने वर्ड सुना रहेगा इडली। ये कुछ बेसिक चीजें जो हम लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट में या नाश्ते के टाइम पर। तो माइक्रोब्स का यूज इसमें कितना है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज जो है वो जो हमारे पास बेसिक जो ड्रिंक्स है, जो वर्ल्ड वाइड पब्लिक जो बेसिक ड्रिंक्स में हमारे पास कॉफी से रिलेटेड चीजें हैं, वाइन है, बियर है। आपको नहीं पीना है, दिस इज नॉट गुड। जो पीते हैं उनको पीने दीजिए। भारत आजाद है, आप भी आजाद हैं, लेकिन आजादी का गलत इस्तेमाल आपको नहीं करना। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कि ये जो वाइन का प्रोडक्शन है या जो बियर का जो प्रोडक्शन है इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। जो बेवरेजेस बनते हैं उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। इस चैप्टर में आपको एक और चीज पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो यूज है वो सीवेज ट्रीटमेंट में कैसा है, किस तरह से हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, टर्शियरी ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो लास्ट की जो मिसलेनियस चीजें हैं। फिर फाइनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो यूज है वो एज अ बायो फर्टिलाइजर कैसा होता है, ये चीजें आपको इस चैप्टर में फाइनली पढ़ना है। और ये जो लास्ट की जो कुछ मिसलेनियस चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, इसे मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फिर वीडियो के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। इस चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में, एक था प्लांट ब्रीडिंग, दूसरा था एनिमल ब्रीडिंग। आज हमने एनिमल ब्रीडिंग कवर किया और उसके साथ हमने कुछ डिफरेंट कल्चर्स के बारे में स्टडी किया। आई होप कि आज के लेक्चर में जो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई ट्राइड माय बेस्ट। आप घर जाएंगे उसका रिफर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए ही इतना काफी है। सिंपल टॉपिक है, कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करेंगे तो 2 दिन में आप इस चैप्टर को इजीली कवर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।